अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक की वेकअप कॉल के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे कहते हैं सोहाफिल और मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं है हरमीत, और आज बड़ी एक अफसोसनाक खबर मतलब मैंने पढ़ी जो इमरान के हवाले से। इसका जिक्र करना सबसे पहले ज़रूरी है, इससे पहले कि हम किसी और तरफ को चलें। इमरान खान ने कल कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े पाकिस्तान एटमी असासों से महरूम हो जाएगा, और ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर उसने दुरुस्त फैसले ना किए तो ये ख़ुद भी तबाह होंगे, मुल्क को भी तबाह कर देंगे, और ये कि मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। और इसके लिए करना क्या होगा कि ये जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं इनको हुकूमत से निकाला जाए। सर, ये इस पूरी अजीब सी स्टेटमेंट है इमरान खान की। मतलब पता नहीं एक आदमी इतना डेस्परेट हो सकता है हुकूमत हासिल करने के लिए, इसका अंदाज़ा नहीं था। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में सारी बातें उन्होंने की हैं कि बलूचिस्तान को अलग करने के मंसूबे बन रहे हैं और मुल्क को तबाह करने के मंसूबे बन रहे हैं, मुल्क खुदकुशी की राह पे चल रहा है। कभी वो एटम बम गिराने की बात करते हैं, कभी वो मुल्क के ऊपर, कभी वो इस तरह की बातें करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सर एक ही बात करते हैं बार बार कि मुझे इक़्तिदार में लाया जाएगा तो ही इस मुल्क की सूरत हाल को मैं बेहतर कर सकता हूँ। सर इस स्टेटमेंट के 3 से 4 हिस्से हमने 12 प्रोग्राम किया, और 12 प्रोग्राम पे हमने ये खबर दी है कि ISPR हो, पाक फौज हो, वो कई दफ़ा कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमें काम करने दिया जाए, हमारे में मुदाखलत ना की जाए। लेकिन अब तो सर आवाज़ बुलंद किसी स्पीच में जलसे में इमरान खान ने ऐसे नहीं कहा। लेकिन आज स्टेटमेंट को मुझे आप करेक्ट कीजिएगा सर, 2-3 इसके पहरे हैं। एक तो 3 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, उससे क्या मुराद है उनकी। दूसरा उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको दुरुस्त फैसले करने हैं। दुरुस्त फैसलों से क्या मुराद है सर? दुरुस्त फैसलों से उनकी मुराद यही लगती है ना कि वो आए और मतलब इस हुकूमत को हटा दें और मुझे किसी तरह से इक़्तिदार में ले आए। एक ही दुरुस्त फैसला हो सकता है, उसके अलावा कोई मतलब वो नहीं होगा तो आप मुल्क को तबाही की तरफ धकेल देंगे। आप एटम बम गिराने की बात करेंगे, आप एटमी असासे जो हैं उनको दिवालिया होने की बात करेंगे, एटमी असासों के हाथ से निकल जाने की बात करेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे पहले कहा ना, इतना कोई डेस्परेट हो सकता है जितना इमरान खान इस वक्त हुए हुए हैं, तो इसकी फौज को तबाह करने की स्टेटमेंट है इट सेल्फ। अगर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है, आपकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आइडियलाइज करते हैं। फौज के बारे में सर कोई भी स्टेटमेंट देना वो और बात थी, फौज तबाह हो जाएगी ये इट सेल्फ एक बहुत बड़ी आपकी हमाकत भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि आप अपनी पाक अफवाज जो कि सरहदों पर दिन रात हमारी हिफाजत करती है, खामखा जो भी आपके अंदरूनी मिसाइल हैं, लेकिन आप इस तरह पाक फौज के बारे में सिर्फ निजी TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि ये पाक फौज इटसेल्फ उन्होंने कहा कि तबाह हो जाएगी अगर आपने दुरुस्त फैसले ना किए तो। हाँ, मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं, मतलब फ़ौज अब इस वक्त बारहा ये कह रही है। उन्होंने ये भी कहा ना कि 30 साल फ़ौज ने हुकूमत की, 30 साल ये ख़ानदान इस वक्त बैठा हुआ है हुकूमत कर रहा है। आप जब वो बात हो चुकी है, फ़ौज कह रही है हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो आप उनको न्यूट्रल रहने दें। इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत आई है उस तरीके में कोई भी उनका हाथ नहीं है, ये तयशुदा बात है। मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया इमरान खान को हटाने में। इमरान खान पता नहीं क्यों घसीट के हर चीज़ में उसको लाना चाह रहे हैं, और अब वो साथ में एक तरफ कहते हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं मुझे हुकूमत दे दो, सही फैसले करो, सही फैसले करो, मुझे हुकूमत दे दो। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वक्त उनके माइंडसेट क्या हुआ हुआ है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप बात कर रही थी कि भाई फ़ौज को सरहदों की हिफाजत करने दो, उनको जो अपनी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान की जो जंग लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ इधर से हिंदुस्तान की तरफ से थ्रेट है, उधर से अफ़गानिस्तान एक मसला बना हुआ है मुस्तकिल। वहाँ पे बलूचिस्तान में जो शरपसंद हैं उनसे लड़ने के लिए फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। तो मतलब ये है कि ये आप डीमोरलाइज करने की पता नहीं कोशिश क्यों कर रहे हैं, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हम जैसे पहले भी कह रहे हैं इंतहाई ख़तरनाक स्टेटमेंट है ये। और जैसे कल 1-2 जगह पे बाद एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि इस स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। इतनी खौफनाक स्टेटमेंट है कि मुल्क के सर ऐसे इदारे जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारे लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, उनके बारे में, और ऐसे सर ऐसे रिस्पॉन्सिबल आपकी पर्सनालिटी हो और आप इस तरह की स्टेटमेंट दें, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। बहरहाल सर जो चीज़ें आपने इंडिकेट की है ना, ये सारे काम पाक फौज करने वाले हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट से एक और चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो कह रहे हैं पाक फौज को दुरुस्त फैसले करने होंगे। आपकी तरीके अदम एतमाद आपकी आम आवाम के, आपके वही पार्लियामेंटेरियंस, आपके वही इस्टेब्लिश, आपके वही जो अपोजिशन के लोग हैं, ये उन्होंने ड्राइव की
की थी, इसमें किसी किस्म का पाक फौज का इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं था जिस तरह से अब इनकी स्टेटमेंट के बाद आम पब्लिक को बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को दुरुस्त फैसले करने होंगे। वो दुरुस्त फैसले यही कह रहे हैं ना, हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। दुरुस्त फैसला क्या है? दुरुस्त फैसला ये है कि उनको हटाया जाए, मुझे लाया जाए, मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए। मतलब ये एक इंतहाई अहमकाना सी मतलब बात है कि इस तरीके से मतलब उसको इन्वॉल्व किया जाए। और इस बारे में फिर कल मुख्तलिफ सियासतदान जो हैं उन्होंने रिएक्ट भी किया। जरदारी साहब ने कहा कि आपकी पार्टी के 3 हिस्से हो जाएंगे, मुल्क के 3 हिस्से नहीं होंगे। तो मतलब आप इस लिहाज से देखें, या मतलब जो भी इस तरह के कोई बयान देने वाला है उसको देखना चाहिए कि वो किस ज़हनी हालत में इस वक्त मौजूद है। तो भारत इस बारे में हम अभी आगे चल के भी बात करेंगे, जब एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इसको डिटेल में हम बात करेंगे कि इमरान खान किस हालत में है, वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आप एक आम शहरी हो, आप किसी भी तहरीक के या किसी भी पार्टी के आप सरबराह हो, लीडर हो, या आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, पाक फौज जैसे इदारे के बारे में ऐसी कोई बात करना हम इसे शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। सर, हम भी करते हैं और जो लोग सुनने वाले हैं वो भी करते हैं, क्योंकि वो उनको सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो आपको मुल्क के मफाद के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क के लिए हम वक्त तैयार फौज है, उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी। सर, हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में हम आज जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हमारे रन डाउन में क्या क्या है, लेट मी शेयर विद यू गाइस। पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया। 6 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो गया है, अब क्या लाहे अमल होगा इसकी कॉल भी इमरान खान ने दी, लेकिन स्टेटमेंट के बाद सब चीज़ें हमें वीक दिखाई देती हैं। इसके अलावा सर, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सर, एक और अच्छी खबर है, इसको पहले शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये खबर जो है ना थोड़ा ट्रेलर टाइप है और इंडस्ट्री की और शोबिस की है, लेकिन साथ ही हमने पॉलिटिकल खबर के साथ आपको देते हैं। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है ये, और बड़ी इस मूवी के बारे में बात की गई है कि नहीं कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद से मुराद है वो नोट के ऊपर जो कायदे-ए-आज़म बने हुए ना सर, उसके बारे में मूवी है और ये फहद की है, इसको रिलीज़ का ऐलान कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे। कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे कि कॉफ़ी और चाय इतनी शदीद गर्मी पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप बहुत शदाई आपने पीनी है तो आपके लिए क्या हल है। चाहे हम मैं और अब्दुल रऊफ साहब चाय के बगैर शो शुरू नहीं कर सकते। लेकिन कॉफ़ी की वहाँ पे कॉफ़ी की बात हो रही है और कॉफ़ी के बारे में वो अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में चल के बात आगे करेंगे। और वो ये है कि कॉफ़ी पीने से आपके दिल के अमराज कम हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी तवालत आ जाती है ज़िंदगी में। वो किस तरह से होता है वो मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार मुजीब आलम की बरसी आज मनाई जा रही है, इस पर भी हम रन डाउन में आज बात करेंगे। और अगेन के मुख्तलिफ इलाकों में जो शदीद लोड शेडिंग हो रही है उसको भी आज के प्रोग्राम में हम हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा सर, बलोचिस्तान से ये खबर हम शामिल करेंगे कि घुंघरुओं की छनकार बिखेरते जो कथक डांसर हैं उनको क्या क्या मसाइल है, कितनी ये चीज़ अमरान के इलाके से जो एक इलाका जो है वो पुरसकून नहीं है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों की खबरें आती रहती हैं जहाँ पे शरपसंद कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको फिर जाने के लिए दोबारा हम जैसे बात कर रहे हैं फ़ौज को जाना पड़ता है उनको दबाने के लिए। उस इलाके से जहाँ पे लोग वैसे ज़िंदगी भी उनकी बड़ी मुश्किल है, तो वहाँ पे एक घुंघरू पहने हुए एक फ़नकार पैदा हो गया जो रक्स का शौकीन है। उसकी कहानी हम बयान करेंगे, उसको हम करेंगे। आज के डेली डोज की तरफ चलते हैं अपने रनडाउन में। आज बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए हमारे पास डेली डोज में है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मज़ाही अदाकार नन्ना की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और सर, ये एक ऐसे फ़नकार जिन सर वो ड्रामे आज भी अगर अब्बा से बात करो, अपने बड़ों से बात करो, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एवरग्रीन है। अलिफ और नून मशहूर कैरेक्टर, नन्हे वहीं से उनका नाम मशहूर हो गया। और कमाल का रोल प्ले किया था, बहुत बरजस्ता, थोड़े से भारी भरकम थे और उसी वजह से उनको नून यानी गोल, अलिफ अलन जो हैं वो पतले दुबले थे और नून ये मतलब जो हैं वो ज़रा मोटापे की तरफ माइल थे। नून से मुशाबहत देख के उनके मुशाबहत थी। इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया। मुझे अभी तक इनकी याद है एक फिल्म सोहरात जवाई और दुबई चलो ने इनको फ़न की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था और ये बहुत ही पॉपुलर हो गए थे पाकिस्तान में। उसके बाद इनकी फिल्म सोहरात जवाई आई। बेशुमार और भी फिल्में हैं लेकिन ये 2 फिल्में मेरे जहन में चिपकी हुई हैं। दुबई चलो में तो ऐसा किरदार था कि जिसको जितना भी सराहा जाए कम है। और फिर अलिफ और नून में जैसे हमने कहा इनकी परफॉर्मेंस यादगार परफॉर्मेंस थी। एक मासूम भोले भाला। हाँ, क्या कह रही हो? साला साहब 300 हफ्ते चलती रही है। हाँ, उतनी नहीं ऐसी मूवी है। हाँ,
कितनी ये मतलब ऐसी चीज़ है कि अब बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं बॉक्स ऑफिस हो गया, एक्सप्रेस, जियो सिनेमा में चलती हैं, कुछ अर्सा चलती हैं, फिर उसके बाद आप आप किसी और तरीके से उसको देख लेते हो, किसी नेटफ्लिक्स पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे या यूट्यूब पे। सर 300 हफ्ते उस ज़माने में एक फिल्म का चलना, ये उनका क्रेडिट। और फिर ये है कि वो ज़माना जिस वक्त सिनेमा की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो ये ना सिनेमाज ही थोड़े से हैं, उस ज़माने में सिनेमाज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लोग शौक़ से जाते थे। बहरहाल मज़ाहिया फ़नकारी जो है, फ़नकारी का एक बाब था जो इनके वफ़ात से ख़त्म हुआ और बहुत ही ट्रेजिक इनकी मौत थी। इन्होंने ख़ुदकुशी की थी और अपने आप को मार लिया था, बहुत डेस्परेट हुए हुए थे किसी की मोहब्बत में। और वो भी एक कहानी ऐसी है कि जिसको अफसोसनाक कहानी है। बहरहाल ये है कि जब हम इनके फ़न की बात कर रहे हैं, अलिफ और नून में ये हुआ कि अलिफ चालाक होता है, अलन, और नन्ना जो है वो बहुत भोला भाला होता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवांग भरता रहता है। अलिफ वो उसको भी साथ तब्दील करवाता है। अच्छा। कभी जायदाद बेचने वाले बन जाते हैं, कभी आर्ट पीसेस बेचने वाले बन जाते हैं, कभी छोटा सा यानी गैलरी बना लेते हैं, कभी कपड़े की दुकान बना लेते हैं और हर जगह आइडिया बनता रहता है, हर जगह अलन फ्रॉड करता है। अच्छा। और नून जो है, नन्ना जो है, वो बेचारा अपनी मासूमियत में पकड़ा जाता है आखिर में। मुझे अभी तक याद है, यानी एक सीन ऐसा था जिसमें अलन से जब बाद में पूछा गया और नन्हे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतनी बर्जस्ता वो एक्टिंग थी और इतनी यानी स्पॉन्टेनिटी थी उसके अंदर कि वो लोग भूल नहीं पाए उसको। और वो ये है कि एक मुझे अभी तक याद है कि एक आर्ट गैलरी इन्होंने बनाई होती है, उसमें एक मोहसिन रिजवी मशहूर अदाकार थे, वो आते हैं और वो आके आर्ट पीसेस देख रहे होते हैं। अच्छा। उन्हीं आर्ट पीसेस के दरमियान में एक दिन पुरानी आई हुई चाय की केतली पड़ी होती है जिसका रंग मतलब जिसका रंग खराब हो चुका होता है। अच्छा। वो बड़े इन्हमाक से इसको उठा लेते हैं। उससे पहले वो बता रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ से आई है, फ़लाँ चीज़ चाइना से आई है, फ़लाँ अमेरिका से आई है, फ़लाँ ब्राज़ील से आई है। चाय की जैसी केतली उठाता है तो वो पूछता है कि ये कहाँ से आई है। अच्छा। तो नन्ना कहता है कैंटीन से। अच्छा। तो अलन फौरन उसकी तस्दीक करता है और कहता नहीं कैंटन से। कैंटन क्या है? कैंटन चाइना का एक मशहूर शहर है जहाँ की पुरानी चीज़ें मशहूर है। यस। तो नन्हे के बरजस्ता मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकली और ऐसा मतलब चाय निकल जाती है उसके मुंह से। तो वो बड़े यादगार करेक्टर है सर, लाइफ टाइम में से। लेकिन मतलब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि आप शोहरत की बुलंदियों पे हो, आप कॉमेडी के किंग हो, आपने अदाकारी खूब की हो और मोहब्बत में नाकामी में आपने खुदकुशी कर ली और मोहब्बत भी शादी के बाद ना करें। हाँ हाँ, काफ़ी उम्र के थे ये जिस दिन की ये मोहब्बत हुई है पैदा, और उस मोहब्बत में इन्होंने अपने आप को मार लिया। बड़ा अफसोसनाक था। खैर चलते हैं अगली उसकी तरफ। सर कराची से अगली खबर है और ये खबर भी आप ही ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यू हैव बीन लाइक ऑल अदर कंट्रीज़, जो जिसका भी हम नाम लें यू वर देयर, जिसका भी हम नाम लें यू वर देयर। तो बाहर ज़्यादातर ये होता है कि हम देखते हैं ख़वातीन हो या फिर मर्द हज़रात हो, आपने अपनी गाड़ी से खुद निकलना और ख़ुद पेट्रोल फिल करना है। लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी आसाइशों के शौकीन हैं और हमें होता है कि हम गाड़ी में बैठे रहे, पैसे दे दें और हमारा पेट्रोल फिल हो जाए। लेकिन ये कराची जो है ना, कराची की दो बाहिम्मत ख़वातीन हैं जिन्होंने सर पेट्रोल पम्प पर काम शुरू कर दिया है। और आई हैव सीन इन लाहौर एज वेल सर, एम मालम पे भी एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मैंने खातून को देखा है, उसने काम शुरू किया है। सो इट्स अ गुड थिंग, लाइक ख़वातीन अब बाहर निकल रही है मर्दों की तरह, मर्दों की नौयत के उनकी तरह के काम कर रही है। हाँ, मैंने लाहौर में भी 2-3 जगह के ऊपर मैंने भी देखा है कि जहाँ पे ख़वातीन जो हैं पेट्रोल भर रही हैं। मजबूरी है, जॉब ना मिलने के मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन ये जो लड़कियाँ, जिनमें एक का नाम शायद सपना है, ये बताती हैं कि शुरू में इनको मसले आए थे, कुछ थोड़े से मसाइल का शिकार हुई थी, लेकिन फिर हौसला अफजाई हुई। मर्द जो वहाँ पे हैं काम करने वाले, वो इनका हौसला बढ़ाते हैं, वो इनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट है और जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने वाले हैं वो भी आके इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस काबिल हुई हैं कि ये काम कर पाएँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है और पॉजिटिव ट्रेंड को होना चाहिए। ख़वातीन जो हैं, जो ऐसी जिनको घर चलाना है और घर में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो उनका सहारा बन सके, उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपना घर का सहारा बन सकें।
काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अलबत्ता इनको क्लिफ्टन का इलाका है, इनिशियली जो इनको मसला आया होगा सर, एक्सेप्टेंस बड़ी मैटर करती है आपके माशरे में ना। वो जो पेट्रोल फिल कराने आ रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिटी मर्द हज़रात की है, तो एक्सेप्टेंस शुरू में काफ़ी कम थी, लेकिन जब माशरे ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पर मौजूद जो अमला है सर, जो उनके साथ मेल अमला काम करते, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो उन्हें कहते हैं कि नहीं आप खुल के काम करें। तो ख़वातीन कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में करें, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए होना बड़ा ज़रूरी। दैट इज़ गुड इनिशिएटिव इन पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं सर। मूछें मर्द की शान होती है। मुछ नहीं दे कुछ नहीं कहते हैं ना मुछ हमारे नहीं दे पंजाब कुछ में नहीं। जिसको कहा जाता है मुछ नहीं दे कुछ नहीं। लेकिन इतनी लंबी मूछें सर, कितनी हाँ। है इसकी? इराकी शहरीज की 2 मीटर लंबी मूछें हैं। अब पता नहीं कब से पाल रहा है वो, इनको कितने साल हो गए हैं, वो देखिए सर, बरस से। हाँ, ये हम दिखा भी रहे हैं आपको, देखिए। वो कहता है कि मैं बांध लेता हूँ आम हालात में, लेकिन जब मैं इनको खुला छोड़ता हूँ, अब हमारे बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो मूंछ रखने का, ख़ास तौर पे पंजाब के कल्चर में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, बहुत ज़्यादा मूंछ रखने का फैशन है। और लोग इसको ख़ास तौर पे देहाती कल्चर में समझते हैं कि ये मर्दानगी की निशानी है। हाँ, तो मतलब ये इराकी शहरी जो है, इसने जनाब वो बाकायदा नाप के भी दिखाया है, 2 मीटर लंबी मूंछें। और सर 28 साल लगे हैं उसको इतना बड़ा करने में। अच्छा, 28 साल लगे इतना बड़ा करने में। और सर वो पीछे भी बांध लेते हैं, देखें लोग बालों किस तरह से हिफाजत करते हैं, वो मूंछों किस तरह से हिफाजत करते हैं, उसको पीछे पोनी की तरह बांध भी लेते हैं। सर बड़ा कमाल है। खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, खाना पीना बांध के खाते होंगे। ऐसे ही है। लेकिन लोग कितने शौकीन है, देखिए लोग साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सर इस तरह के काम, एक तो आपके शौक होते हैं, दूसरा आप मुनफरिद नजर आने के लिए भी ऐसे काम बहुत करते हैं कि आप अनोखे हो जाए ना, लोग आपको देखें कि ऐसा काम हर कोई नहीं कर सकता। खैर इनकी फैमिली को काफ़ी मुश्किलात होती होंगी, एक तो खुद खाना खिलाना, फिर मूंछों का भी ख्याल रखना है। करते हैं आगे बढ़ेंगे और हमारे पास अगेन खबर, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है पेट्रोल पाकिस्तान में भी बहुत महंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कोई इनिशिएटिव इस तरह का नहीं लिया गया, लेकिन श्रीलंका में लिया गया है। पेट्रोल वहाँ पर किल्लत हुई है, वहाँ पर पेट्रोल की ना डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने सर जो है ना फ्री साइकिल सर्विस मुतारफ़ करा दी है। ठीक है, वो मसला ये है कि श्रीलंका हम जैसे जानते हैं कि दिवालिया हुआ है, बिल्कुल पैसा उनके पास नहीं है, पेट्रोल भरवाने के लिए 12-12 घंटे कतारों में लगना पड़ता है, और जिसकी बुनियाद के ऊपर जब वो बोझ है वो पेट्रोल का और ज़रा बढ़ जाता है जब वो लोग ज़्यादा आ जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। तो बंदरगाह से उन्होंने शहर तक एक रेलवे ट्रैक है पुराना, उसके साथ ट्रैक बना दिया फ्री सर्विस साइकिल वालों के लिए कि वो आएँ और अपने दफातर में, अपने मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचना हो उनको, वो पहुंच पाएँ। तो और सर बड़ी अच्छी एक्सरसाइज भी है ये, साइकिलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ये ना कि करीब के इलाके जो है वहाँ तो जाया जा सकता है, लेकिन आप दूर के इलाके में जाने के लिए इतनी शदीद गर्मी में, अच्छा श्रीलंका ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे तकरीबन साल के 12 महीने ही गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं कहूँ मैं गया हूँ कोलंबो, तो तुम फिर कहोगी सर कि मुझे यकीन था आप गए हुए, आप ना भी कहते तो मुझे यकीन था कि आप गए हुए हैं। अच्छा वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ये सर वहाँ बाकी दीगर ममालिक की अगर हम बात की जाए तो सर वहाँ पर फौरी तौर पर अगर इस तरह नौयत की कोई किल्लत होती है या कोई डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं या कोई कीमतें बढ़ती हैं, तो फौरी तौर पर कोई ना कोई सर्विस इस तरह की मुतारिफ करा दी जाती है। शिपिंग साइट पर ये मुतारिफ कराई है उन्होंने, ये साइकिल सर्विस जो है, हाँ, ताकि यहाँ से, लेकिन सर वो मुसाफत कम होगी ना, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ। अगर मुसाफत ज़्यादा है, शहर टू शहर आपने ट्रैवल करना है, फिर तो साइकिल पे सर पॉसिबल नहीं है। फिर तो ज़ाहिर है दूसरी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि शहर के अंदर भी काफ़ी बोझ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कम किया जा सकता है अगर इस तरीके से साइकिल की सर्विस मतलब हो। तो आगे है खबर कोई हमारे पास? नहीं सर, आगे जो है ना वो अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टेक आवर प्रोग्राम फॉरवर्ड, और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, तब तक आप उठें, फ्रेश हों, और फिर हम दोबारा गपशप करते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद हमने आगाज़ किया था इमरान खान की एक इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए इस्टेब्लिशमेंट ने तो मुल्क 3 हिस्सों में बट जाएगा, एटमी एहसासों से महरूम हो जाएगा और फ़ौज को भी नुकसान होगा, और बड़ी उन्होंने खौफनाक बातें की। पता नहीं इसका, जैसे हमने पहले भी बात किया, इससे ताल्लुक़ इसी तरह से बनता है कि मुझे हुकूमत दे दो तो सब ठीक हो जाएगा, जब मैं हुकूमत में हूँगा या जब हुकूमत में होता हूँ तो सब ठीक होता है, जैसे ही मुझे हुकूमत से निकाला जाता है सब कुछ ख़राब हो जाता है। इस हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी और चल के। नासिर बेग चुगताई सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। जी अस्सलाम वालेकुम रूप भाई, आप वालेकुम सलाम सर, आपको सुबह बखैर, वेलकम टू द शो। अभी थोड़ी
अभी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी नासिर कि इमरान खान को क्या सूझती है अचानक, यानी कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो सब ख़राब है, मेरे हवाले इक़्तिदार कर दो। इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं दुरुस्त फैसले करो। ये दुरुस्त फैसलों से क्या मुराद है उनकी? मुझे हुकूमत दे दो। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल मासूमाना ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश, एक बच्चा होता है ना, उसको आप खिलौना दें खेलने के लिए और दोबारा वापस मांगे आप तो उसको तोड़ देता है वो। हाय, व्हाट एन एग्जांपल सर। वही वही कैफियत है ये। सही कह रहे ये वही कैफियत है। नफ्सियाती मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ना सुनने की आदत नहीं है। कप्तानी थी तो जिसको चाहा टीम में ले लिया, जिसको चाहा निकाल दिया। ये सूरत तो वही नफ्सियाती कैफियत चल रही है कि जब तक फौज सलाम करती रही उस वक्त तक चलते रहे। आईएसआई के एक चीफ को निकाला, उन्होंने निकलने दिया, 6 महीने बाद निकाल दिया था आसिम नसीर को कि भाई ये मुझे मज़ा नहीं आया। तो लेकिन जब बहुत हालात ख़राब हो गए और तो पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह वगैरह में और फिर मुल्क की सूरत हाल, जी। तो उसके बाद जाहिर सी बात ये हालत गड़बड़ हुए और फिर इनको जब हटाया गया तो ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो मुल्क। तो एक कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, मुझे याद है रो भाई, हाँ जी, कि मुल्क पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम होने से बचाया है यस। और आज कह रहे हैं 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में, आज कह रहे हैं कब्जा हो जाएगा। रो भाई मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, आपको ही पता है, सोहन ने भी देखा होगा, स्टडी किया होगा, ये सारी बातें पुरानी हैं और गुजर चुकी है। हम बीत गए। इसराइल ने हम पे अटैक किया था श्रीनगर से, जी, हम पर नकब लगाई गई थी हमारे एटमी प्रोग्राम पर। असलम बेग का मुझे कोटेशन याद है कि मैंने बीबी से कहा कि हम पे अटैक होने वाला है, तो उन्होंने कहा फिर बच के ना जाए कोई चीज़। तो हमने मारीपुर एयरपोर्ट पर जहाज़ खड़े कर दिए, लोडेड जहाज़, और कहा बच्चों 1 वे फ्लाइट है। तो अमेरिका ने आके फिर रोक दिया। तो ये सब गुजर चुकी है, साजिशें हमारे खिलाफ हो चुकी हैं, हमारे एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की साजिश हो चुकी है, हम सरवाइव कर गए। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी इस वजह से की गई कि हमारी फ़ौज को तबाह कर दिया जाए, इराक़ और शाम बना दिया जाए, लेकिन हमने, फ़ौज ने, अवाम ने, रेंजर्स ने मिलकर उसको नाकाम बनाया। तो हम इराक़ और शाम नहीं है भाई, हमें ये ना समझें आप, ये दूसरी कौम है। ये कौम एक देखिए मशरक़ पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, इसलिए कि रो भाई आप जानते हैं हम उसे अलग करना चाहते थे। हम उसको अलग करना वो कौन है, काले काले लोग, छोटी छोटी छातियाँ इनकी, ये फौज में आएंगे, पुलिस में आएंगे, ये हमारी नौकरी में आएंगे, ग्रेड 17 में आएंगे। नहीं यार नहीं, ये नहीं चलेगा, ये हमारा रवैया था। तो वो अलग हो गए, जो भी सूरत थी। अब जो खान साहब की सूरत हाल है वो इसलिए मुझे ख़तरनाक लग रही है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा है कि अगर अब हमने लॉन्ग मार्च किया तो मैं अपनी फोर्स इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल। तो अगर मुराद अली शाह जुमला कहता, रूफ साहब सोहा, अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर ये जुमला कहता, अगर बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर ये जुमला कहता, तो उस पर क्या बीतती। ये कहिएगा कि आपकी बात को मैंने सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप इसी बात को ऐड कर लें। आपने कहा कि यही स्टेटमेंट थी कि 3 टुकड़े होने से फौज ने मुल्क को बचा लिया, इजाफा किया तो ना का इजाफा किया कि दी अगर ऐसा अच्छे फैसले ना किए फौज ने तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। इंडिकेट कीजिएगा कि 3 टुकड़ों से मुराद उनकी क्या है, ऐसे रैंडमली उन्होंने बोल दिया या इसके पीछे भी कोई ना कोई इंडिकेशन है, जैसे कि आपने कहा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया था। जी जी, हम 2005 के बाद मुझे याद है, मैंने ब्लॉग भी लिखा है अभी, 2005 में एक अमेरिकी थिंक टैंक ने एक नक्शा जारी किया। जी अच्छा। बिल्कुल। पाकिस्तान तकसीम कैसे होगा। ओहो। तो मैंने उस पर प्रोग्राम करना चाहा, सबसे बात हुई रो भाई से, अजहर से सबसे बात हुई और प्रोग्राम का इश्तहार चला गया अखबार में। अच्छा वो गलती हो गई हमसे कि हमने इश्तहार दे दिया, वो पकड़ा गया इश्तहार। अच्छा। और फ़ोन आ गया ISPR से कि ये प्रोग्राम नहीं होगा। बहुत झगड़ा हुआ, मुशर्रफ से ने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ठीक तो है। खैर हमने प्रोग्राम नहीं किया, वो एक और चैनल ने प्रोग्राम किया, उसको बंद कर दिया गया। जैसे ही इसको ऑन एयर गया, वो नक्शे थे असल में 5 नक्शे, अच्छा। जिसमें अजीम तर पंजाब, अजीम तर बलूचिस्तान, सिंध अलग, कराची अलग, खुरासान अलग, हाय हाय हाय। मकरान अलग, ये नक्शे थे अमरीकी। अच्छा अमरीकी थिंक टैंक जो है ना,
वो चीज़ें ज्यूम करते हैं, ऐसे इंडियन करते हैं। ये इंडियन आइडिया था बिल्कुल। आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले का, जो ये भी था ना कि हम पैसे दे के पाकिस्तान में तखरीबकारी कराएंगे, उसमें ये भी था। इन्हें पता नहीं कहाँ से मिल गया, इन्होंने सुन लिया होगा। इंडियन तो करते रहते हैं हरकतें अपने टीवी के ऊपर, ये वहां से लिख के बैठ गए और कह रहे हैं मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि ये होगा। या दिस इज टू मच। हाँ अच्छा कौमी लीडर से जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, जिसके पास कौम के राज हों, जो ब्रीफ के साथ लेकर चलता हो कौमी असासों का, उसकी तरफ से जुमला आना बहुत अफसोस। ना साहब, आपने ना प्रोग्राम से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि इंडियन मीडिया ने इसकी बड़ी हाइप उठाई है, इसको बड़ा हाईलाइट किया है। आलमी सतह पर हम पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि पहले ये मूवमेंट चला दी तरीके अदम एतमाद की, उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके अलावा अब अनकरा का जो अभी इस वक्त विजिट जारी है शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या समझते हैं आलमी सतह पर हमें कितना नुकसान हो सकता है इस स्टेटमेंट से? क्योंकि इमरान खान से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते थे। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि सबको पता है कि ये क्या खबर थी, और ये मैं थी क्या कहा है मैंने, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है और ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। यस, ये इंशाल्लाह फ्यूचर टेंस भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। ठीक। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी गिरती हुई जो मकबूलियत है, बहुत हाइप पे थे लॉन्ग मार्च से पहले, बहुत ज़्यादा, हमने उस दिन बात भी की थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद गिरावट आई है, बहुत शदीद गिरावट आई, उसकी वजह है। अब कल के इंटरव्यू में उन्होंने फिर कहा कि स्टॉक बैठ गया, डॉलर बैठ गया। नहीं बैठा भाई, उठ कर फिर उठ के खड़ा हो गया है। हाँ 197 पर डॉलर आ गया है, स्टॉक फिर उठना उठना शुरू हो गया है। IMF ने आपको कह दिया कि आप सब्सिडी खत्म करें, हमसे पैसे ले लें। सऊदी, मैंने उस दिन आपसे बात की थी सऊदी अरब की, मुफ्ता इब्राहिम ने कहा है कि सऊदी अरब हमें और भी बहुत कुछ दे रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। वही 8 अरब वाला मामला है ये। यस, ठीक है। 8 अरब का पैकेज जो मैंने आपसे कहा था। तो हालात सेटल डाउन हो रहे हैं। पंजाब में गवर्नमेंट बन गई है, हल्फ उठा लिया गया है, गवर्नर साहब आ गए हैं, आइंदी सूरत हाल बहाल हो गई है। आज अब देखिए, मैंने कल भी कहा एक प्रोग्राम में कि असम्बली में वापस जाएं यार, जाके वहाँ बन जाए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, कोशिश करें कि अदम एतमाद का वोट लाएं शहबाज शरीफ के खिलाफ, कोई सियासी काम करें, ढंग का सियासी काम। जाके वहाँ बैठ गए पेशावर के अंदर। क्यों भाई, क्यों डर क्यों रहे गिरफ्तारी से? हम जैसे लोग गिरफ्तारी से डरते थे, हम तो जाके गिरफ्तारी पेश किया करते थे, पकड़ लो हमें, वो हाथ जोड़ते थे कि तुम जाओ, भाग जाओ से। तो मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल काम करना चाहिए। ये बयान, इस तरह के तकरीरें, इस तरह के इंटरव्यूज नहीं चलेंगे। रेटिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा, बहुत मिलेगी रेटिंग, यहाँ भी और इंडिया में भी, हर जगह, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अच्छा नासिर, ये जो है बुनियादी तौर पे ख्वाहिश, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाए कि आप कोई रोल प्ले करें, वो रोल क्या मतलब प्ले करें, उसका एक ही मतलब है। हाँ, यही तो ना कि मुझे हुकूमत दे दे यस, वापस, मुझे मेरा खिलौना वापस कर दें। मुझे मेरा खिलौना वापस करो। यस यस यस, हाँ ये है। बिल्कुल ठीक है। अब इमरान खान के, अगर देखा जाए इमरान खान की सियासत इस वक्त किस जगह पे खड़ी हुई है? क्या डेस्पिरेशन में सियासत ख़राब हुई है? आगे क्या मुस्तकबिल का लाहेमल उनके लिए बनता है? लॉन्ग मार्च 6 दिन गुजर गए, उन्होंने ऐलान करना था, वो ऐलान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जो फैसला करवाना था कि हमें पूरे अमन एहतजाज के लिए मौका फराहम किया जाए, रुकावटें ना डाली जाएं, कोई हमें बैरिकेड्स ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई पुलिस ना हो, अकेले हम आए, आके दंगा फसाद करें, वापस चले जाएं या वहीं पे बैठ जाएं। तो ये क्या है, मतलब अब आप क्या देखते हैं, मतलब मुस्तकबिल क्या है इनका? तो भाई फरमाइशी प्रोग्राम है हाँ कि ये वाला गाना, ये गाना सुना दो 1960 का, ये 1950 का गाना सुना दो। वो रिकॉर्ड है नहीं, वो रिकॉर्ड अब वो दस्तियाब नहीं है। अच्छा, बकौल मरियम, अच्छा जुमला है, मैं कोट नहीं करता हूँ लीडरों को, लेकिन मरियम नवाज का जुमला अच्छा है। सारिफ को ये सहूलत मैसर नहीं है, उन पे आवाज़ आती है अब। तो अच्छा, अब वो सारिफ को वो सहूलत मैसर नहीं है, ब्लॉक नहीं किया इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, उनको ब्लॉक किया गया है। चुनांचे अब मखदूम साहब के नंबर पे कोशिश होती है, परवेज खटक कोशिश करते हैं। फिर याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़ोन आया था और मखदूम शाह महमूद ने कहा था पेशावर में से कि वो कह रहे हैं कि आप ट्रैप हो जाएंगे,
इन्होंने कहा होने दो ट्रैप, तो ट्रैप तो हो गए वो। और किस तरह ट्रैप हुआ ये रोसा बसोहा आप खुद ने देखा, किस तरह वापस आए वो। ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब जैसा आदमी उल्टे कदमों वापस आया है। 17,000 अफराद मैक्सिमम थे, मैक्सिमम, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट किया है, तौहीन किया है। इसको कोई भी साबित कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवाल दिए आईबी को, आईएसआई को, वजारत दाखिला को, सबको, उसका जवाब मिल जाएगा। वो आपके सामने सब कुछ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था और इन्होंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ डी चौक। इनकी जो स्टेटमेंट है जो आया मैं डी चौक जा रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के घंटे 1.5 घंटे बाद की है। मतलब वो ठीक है, हाँ, मतलब शाम के 6 साढ़े 6 बजे तकरीबन उन्होंने कॉल किया जो वहाँ पे लोगों को कि आप आए, डी चौक पहुँचे, और मैं भी घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, बिल्कुल। और ये H9 से निकले जी, H9 क्रॉस किया इन्होंने, बिल्कुल। H9 का नाम फैसले में था। और इन्होंने ये कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब कोई रास्ता बंद नहीं होगा, चलते हैं, मैं डी चौक जा रहा हूँ, 1 घंटे में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा तो 2 फैसले तो तक पहुंच गए और 30 रन की समझ में नहीं आया। सर ये कहेगा, फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा था कि अभी फिलहाल कुछ गलत फैसले पीटीआई ने भी किए हैं, हमें मान लेना चाहिए, हमें कन्फेस कर लेना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जो इमरान खान की आई है उसके बाद आपको पता है कि आप अपनी पार्टी को तो 4 टुकड़े होने से बचा लें, पहले आप मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर इट सेल्फ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, 2-3 बने हुए हैं। तो ये बताइएगा कि अब पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो भी लीडरान हैं, उनकी भी अपनी अपनी एक गैदरिंग है, अपनी अपनी उनकी एक सपोर्टर्स हैं। क्या वो इस चीज़ को, आपको लगता है कि मुल्क के मफाद में निकलकर इस चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे, या फिर अपनी पार्टी के ही हो जाएंगे, मुल्क के मफाद के बारे में नहीं सोचेंगे? कल रात को मैं सुन रहा था, बात हो रही थी मखदूम शाह महमूद साहब से। मखदूम साहब कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। वो कह रहे थे कि इसको सियाको सबाक से अलग करके पेश किया गया है। बिल्कुल गलत बात है। मैंने भेजा है आप लोगों को सियाको सबाक भी, सभी का, सभी ने सबको बांटा हुआ है। वो सियाक भी है, सबाक भी है, और सबक भी है उसके अंदर, सबक भी उसके अंदर है, ट्रू, सबक भी उसके अंदर है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत सॉलिड चीज़ है और इस पर बहुत से मुकदमे बन सकते हैं, अगर बनने नहीं चाहिए। अच्छा। मैं सियासतदानों पर मुकदमों का कायल नहीं हूँ, लेकिन कोई हद होती है जनाब, कोई एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। देखें, अगर मुल्क के खिलाफ बात करने का मौका आता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कई मौके आए थे। उन्होंने हर बार वफाक की जंजीर का नारा लगाया। हाँ। और जब जंजीर का मर्डर होता है तो जरदारी साहब को जितना बुरा भला कह लें आप, वो कहता है पाकिस्तान खपे। नवाज शरीफ जीटी रोड पे जाते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते। वो ही इज अ पॉलिटिशियन इटसेल्फ, वो एक सियासतदान है और उन्हें कहा जाता है कि वो सियासतदान है, उनकी सियासत इस नौयत की है, जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हैं। अब अल्टीमेटली ये बताएगा कि 6 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। एक ग्राफ जो पॉपुलैरिटी का इमरान खान के पास था आम आवाम का, या फिर अगर आप सियासतदानों की बात करें या अगर आप मीडिया नुमाइंदगान की बात करें, तो बड़े सारे लोग इमरान ने मोहब्बत में काफ़ी आगे आगे बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ग्राफ कितना नीचे है? तरीके अदम इत्तेमाद के बाद एक सिंपति का वोट इमरान खान के पास था, अब अगर लॉन्ग मार्च का फैसला करते हैं तो हालात आप किस तरह के देखते हैं? देखिए वो ग्राफ नीचे आया है, मतलब बहुत, मैं पेशगोई नहीं करता, नजूबी नहीं हूँ, हम लोग कभी नहीं करते, लेकिन गट फीलिंग एक होती है और एक आप जो ब्लॉग लिखते हो उस पर जो रिएक्शन आता है आप उससे जज करते हो। तो मेरे पास जो आज रिएक्शन आया है, सुबह के ब्लॉग का 7 बजे लिखा था मैंने, वो इतना तगड़ा है और लोगों ने इतनी नफरत का इजहार किया है कि मैंने कई चीज़ें हाइड की है उसके ऊपर से, कई चीज़ें मैंने हाइड की हैं। तो मुझे उसमें कोई उनके बहुत से हामी हैं जिन्होंने कहा क्या कह दिया, क्यों कह दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, हम तो अब उनके साथ नहीं जाएंगे। सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, मतलब मैं इमरान खान की सपोर्टर थी, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया यू नीड टू बी बाइस्ड ऑन स्क्रीन, वो आपको ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मेरा इटसेल्फ स्टेटमेंट के बाद जो है ना वो नज़रिया चेंज हो गया है। तो सर ये देखना पड़ेगा। नासिर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना
एनबीसी Thank you. Yes. प्यार से हम इन्हें एनबीसी कहते हैं। अच्छा, मतलब नासिर बेग NBC तुफ्ता ही पूरा नाम है। अच्छा। एनबीसी मतलब पूरे का पूरा एक वो इनका जो दानिशमंदाना सहाफ़ियाना जो पूरा करियर है वो बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है, बेशक, बहुत कोई ही बात शानदार शख्स हैं। तो बहरहाल इन्होंने तज़िया पेश किया अपना पूरा, और जैसे बताया कि इमरान खान ने बहुत ही ये एक गलत स्टेटमेंट दिया, ये हिमकाना स्टेटमेंट सर। उनको नहीं देनी चाहिए थी। अभी हम चलेंगे ब्रेक की एक तरफ। छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद सुबह सुबह उठ के आदी हो तुम कोई चीज़ पीने की? सर चाय चाय चाय, लेकिन कॉफ़ी पे स्विच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बिकॉज कॉफ़ी के फ़ायदे बड़े हैं। हाँ मतलब हमने उसी हवाले से बात करनी है सुबह सुबह, और दिन में अगर 3-4 दफ़ा आप कॉफ़ी पिएं। इसके बारे में बात साइंसदानों का ये कहना है कि ये आपकी सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है, आपकी उम्र तवील हो सकती है, आपका दिल के जो मामलात हैं वो ये दिल के मामलात शायराना अंदाज में नहीं फिजिकल अंदाज में ठीक है। बेहतर हो सकते हैं। कई लोग इस ख्याल से पीने लगे कि कॉफ़ी पियेंगे तो शायरी आ जाएगी हमें या मोहब्बत में अच्छे हो जाएंगे हम। या मोहब्बत में अच्छे होंगे। अच्छा खैर उस बारे में मतलब वो अलग करेंगे। एक शेर बहुत अच्छा याद है, जरूर वो पहले सर। शेर सुनाता हूँ कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, अच्छा मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह 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 वाह। तो नहीं भारत- सर, कॉफ़ी हमारे साथ- बनानी आनी चाहिए। कॉफ़ी कोई काम नहीं आता तो मोहब्बत में कॉफ़ी बनानी आनी चाहिए अपने महबूब कॉफ़ी को बनानी बनाने के आनी लिए। चाहिए। खैर सहर हमारे साथ मौजूद है इसी चीज़ पर बात सहर करने के चावला लिए। स्टूडियो में होती है, स्टूडियो में रौनक आ जाती है। मिस कर रहे हैं इतनी सहर आज ज़बरदस्त- आपको अब्दुल हाँ, रऊफ साहब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो बहरहाल सहर हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे, उनसे चल के बात करते हैं। सहर, कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे बताए जा रहे हैं। कॉफ़ी को क्या बगैर दूध के पीना चाहिए, डीकैफिनेटेड पीना चाहिए, या पूरी कैफ़ीन के साथ पीना चाहिए? कौन सी कॉफ़ी बेहतर है? बाद लोग तो ये कहते हैं कि डीकैफिनेटेड हो या कैफ़ीन वाली हो, दोनों का उतना ही अच्छा असर होता है जितना आम कॉफ़ी का होता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच आप दोनों का और पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम का फॉर हैविंग मी हियर। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे भी दिन का स्टार्ट होता है ऑफ कोर्स, और अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आपने क्योंकि क्वेश्चन पूछा, मैं ये मिस ब्रेक कर दूं, कैफिनेटेड और डीकैफ कॉफ़ी में डिफरेंस है, क्योंकि कैफीन का एक ऐसा इफेक्ट है जो कि डीकैफ में मौजूद नहीं होता, और वो होता है आपके दिमाग के एडिनोसिन रिसेप्टर पे। यानी कॉफ़ी के बाद जिस चीज़ की वजह से आपको फीलिंग ऑफ अलर्टनेस आती है, आपको जिस चीज की वजह से फीलिंग ऑफ मिशन, आपका फोकस, ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं, वो उसमें मौजूद कैफीन की वजह से होता है। वो उस रिसेप्टर के ऊपर असर करेगी तो ये पॉसिबल होगा। देन दूध को कॉफी में प्लीज मिक्स मत कीजिए। दूध में हमारे पास जो प्रोटीन मौजूद होता है केजीन, उसमें एबिलिटी होती है कि कैफीन पर ये जो रिसर्चेज हो रही है और जिसका अब इतना बोलबाला हो रहा है, उसकी वावा हो रही है, उसके फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड, न्यूट्रिएंट्स यानी डिजीज फाइटिंग केमिकल्स की वजह से वो उसके असर के साथ इंटरैक्ट करके उसके साथ इंटरफेयर करती हैं। अभी आप बात कर रही थी, जब अभी आपने शो स्टार्ट किया, कि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं चाय से कॉफी पे शिफ्ट कर दूं। अगर आप खाली ब्लैक टी लेती हैं ना, तो ब्लैक टी में जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो ब्लैक कॉफी से भी ज्यादा होते हैं। कॉफी पर जो इतनी सारी रिसर्चेज हैं और जो इतने सारे फायदे हैं, वो सारे उन फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स की वजह से हैं। लेकिन साथ साथ इसी बात का भी ख्याल रखने की जरूरत है कि जो उसकी कंजम्पशन है वो अप टू अ सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। जो अमाउंट मैं रिकमेंड करती हूँ, डिफरेंट डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट डिफरेंट अमाउंट रिकमेंड करते हैं। आई रिकमेंड अप टू 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन कॉफी पर डे। यानी आपके, एंड दैट इज नॉट अ 2 मग्गा, दैट इज 2 स्मॉल कप्स। वो जो आपके पास छोटे छोटे प्यारी वाली पिच्चों वाली प्याली वाले कप्स होते हैं, वो वाले। अदर देन दैट, जो लोग वर्कआउट करते हैं मेरी तरह, मैं भी जिस तरह वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट से 30-40 मिनट्स पहले अगर आप कैफीन लेते हैं, जबरदस्त किस्म का ये एनर्जी बूस्टर है और इसको लेना भी चाहिए। एक और चीज, ट्राई नॉट स्टार्टिंग योर डे, आजकल मैं भी कोशिश कर रही हूँ विद कॉफी, बल्कि कॉफी आप तब लें जब आपको ऐसा लगे कि मैं थक गया हूँ और अब मुझे रिचार्ज होना है। इससे जो आपके दिमाग के नेचुरल स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म है ना, यानी जो कि वैसे ही स्टिमुलेट होने चाहिए, चाहे आप कुछ स्टिमुलेंट लें या ना लें, वो अफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप उससे ही कॉफी लेंगे कि मैं अपने आप को स्टिमुलेट करूँ, तो आपके नेचुरल स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करना छोड़ जाएंगे। दैट इज लाइक रियली गुड, जो आपने बताया ना कि आपको फ्रेश करने के लिए, टाइटनेस खत्म करने के लिए, दैट इज रियली गुड। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी का ट्रेंड भी बहुत है, मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रैक हिस्ट्री देखी है, दे लूज देयर वेट
जस्ट विद द हेल्प ऑफ आपकी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो होती है। अच्छा, ये बताएगा कि दिल के अमराज के लिए और हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम देखें, अगर रिसेंटली वो केके जिनकी डेथ हुई है, बड़े मानास किस्म के गुलकार हैं वहाँ के, और साइलेंट एक हार्ट अटैक था जो कि 2 कॉन्सर्ट्स के बाद अचानक से हो गया। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी बीमारी अंदर प्रिवेल कर रही है, आपको नहीं पता होता। हार्ट डिजीजेस के लिए कितनी प्रोडक्टिव है कॉफ़ी, और कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है? वो वाली कॉफी जिसमें 1 टेबलस्पून ऑफ घी होगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कॉम्बिनेशन बता रही हैं, वो हार्ट डिजीजेस के लिए और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए सबसे बेटर, सबसे अच्छी। उसकी रीजन ये है कि आपके पास घी में मौजूद होता है विटामिन ए, डी, ई और के। जो विटामिन के है ना, आपके पास हार्ट डिजीज ये जो साइलेंट होता है ना, जो बनता रहता है, इसलिए बनता है क्योंकि आपके पास वेसल्स में कैल्सिफिकेशन और आपके पास वेसल्स में स्ट्रोक वगैरह क्यों होता है, क्लॉटिंग क्यों होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स बन रहे होते हैं। विटामिन के जो है वो एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन को वेसल्स से निकाल के बोन्स में डिपॉजिट करता है कि तुम चुप करके वहां जाओ, और उसको ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट नहीं होने देता। अब कॉफी में मौजूद जो हार्ट प्रोटेक्टिव फाइटोकेमिकल्स हैं, जब आप उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ घी का कॉम्बिनेशन मिला लेंगे और आप ये सुबह लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से दिल की हेल्थ के लिए सबसे बेटर कॉफी है। चाहे आप इसको दिन में 2 बार लें। और ब्लड शुगर ये क्यों रेगुलेट करती है और वो क्यों हार्ट डिजीज से कनेक्टेड है? आपके पास 2 चीजें सिर्फ इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, वन इज प्योर फैट एंड द अदर वन इज प्योर फाइबर। जब आप प्योर फैट लेते हैं, यानी जब आप घी लेते हैं, द गुड फैट, घी इज क्लैरिफाइड बटर, ना उसमें आपके पास केजीन मौजूद होता है, ना उसमें आपके पास लैक्टोज मौजूद होता है, वो इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता। जो चीज इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती वो कॉर्टिसोल स्पाइक नहीं होने देती, बिकॉज इंसुलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ये जो लोग, जैसे केके की भी वो जो मैं लास्ट कॉन्सर्ट के देखी, उसके चेहरे पर इतना ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है आपको एड्रीनल फटीग उतनी ही ज्यादा है। जब आप वो खाने लेंगे, दिन का शुरुआत उन चीजों से करेंगे जो इंसुलिन और कॉर्टिसोल को नीचे रखेंगी, ब्लड शुगर भी नीचे रहेगा, आप हार्ट डिजीज से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। अ टेबलस्पून ऑफ घी इन ब्लैक कॉफी, और एंड ऑनेस्टली आजकल ब्लैक कॉफी, क्या कॉफी होती ही ब्लैक कॉफी है? आई डोंट नो एनी कॉफी अदर देन ब्लैक कॉफी। वो कॉफी नहीं होती है। सर मेरी बात, और इसमें एक और चीज क्लियर कर लें, शहर, ये जो आप घी कह रही हैं ये देसी घी है। आम आदमी के लिए क्लियर कर दें, बटर ऑयल जिसको बोलते हैं। ऑफकोर्स देसी घी है, बिल्कुल देसी घी है, वो जो आप घर में भी बना सकते हैं, दूध से निकाल सकते हैं, बिल्कुल मलाई से। अच्छा सर, ये बताएगा कि हम लोग बड़े ना ऐसे किस्म के लोग हैं, चाइनीज हो, कॉफी हो या एक्सपेसी कोई भी आइटम हो, हमने अपना देसी टच डालना बड़ा जरूरी होता है। अब हम कॉफी बनाते हैं अपने तरीके से, चीनी भी डालनी है अंदर, उससे हमने एवरीडे दूध भी डालना है और बहुत कुछ डालना है। जो हमारे अपने बनाने के तरीके कॉफी, ये प्रोडक्टिविटी उसकी जीरो कर देते हैं और हमें उसका उतना फायदा नहीं होता, या उस तरह से फायदा नहीं होता। कैसे बनानी चाहिए ये? जी, हर मीठी चीज जहर है सिवाय शहद के, हर कड़वी चीज में शफा है सिवाय जहर के। दिस इज द रूल फॉर लाइफ। कोई भी चीज जिसमें आप मीठा लेंगे, मैं पहले बता दूं, वैसे भी जो लोग कॉफी बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम करते हैं, B1, B6, B12 उनकी बॉडी में कम हो सकता है, तो इसकी सप्लीमेंटेशन का भी ख्याल रखना है। जो लोग ऊपर से मीठा लेते हैं, मीठा फ्लशेज आउट द B विटामिन इन योर बॉडी लाइक एनीथिंग, और B विटामिन आपकी बॉडी के हर फंक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ना आपने दूध डालना है, और एंड आई नो इट टेक्स टाइम टू डेवलप टेस्ट, तो आप थोड़ा सा टाइम में आप उसका टेस्ट डेवलप करें। ना आपने दूध डालना है, ना आपने चीनी डालनी है। द ओनली थिंग दैट आई विल अलाउ इज घी, या फिर कोकोनट ऑयल, या फिर उसमें थोड़ा सा बटर। आपके पास कोकोनट ऑयल और घी का इस्तेमाल इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ कॉफी में, क्योंकि उसमें होते हैं MCTs को आप कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, यानी इसमें एबिलिटी होती है बॉडी में एनर्जी जनरेट करने की और एनर्जी की जगह यूज होने की, आपको एनर्जेटिक भी रखता है। बट अगेन आई विल रिकमेंड दिस। अच्छा, मोर ओवर वो लोग जिनको आपके पास गॉल ब्लैडर का इशू है, आजकल बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर का इशू है, और अगर आपका गॉल ब्लैडर, आपका पित्ता अफेक्टेड है, आपकी बाइल फ्लो अफेक्टेड है, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अफेक्टेड है, कॉफी जो है वो आपकी बाइल फ्लो भी रेगुलेट करती है, आपकी बाइल कंजेशन भी रेगुलेट करती है, आपके खाने का हाजमा भी रेगुलेट करती है। बट अगेन इट इज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेंगे तो आप, जैसे सिगरेट पीने के बगैर कुछ लोग वॉशरूम नहीं जा सकते, फिर आप कॉफी पिए बगैर वॉशरूम नहीं जा सकेंगे। तो आपने इसको बड़ा ध्यान से यूज करना है। दोज हु हैव किडनी स्टोन्स और दोज हु हैव किडनी डिजीजेस, कॉफी इन मॉडरेशन इज वेरी गुड। ये आपके पास रीनल प्रोटेक्टिव है, यानी किडनी को प्रोटेक्ट करती है, हेपेटो प्रोटेक्टिव भी है, यानी आपके पास लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है। और सिंस इसमें फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स हैं, तो देयर आर रिसर्चेस, देयर आर ओवर मोर देन 2 मिलियन रिसर्चेस कि पीपल हु हैव कॉफी इन मॉडरेट अमाउंट दे लिव लॉन्गर, बिकॉज वो आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन सारी चीजों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट एक चीज जो रिसर्चेस में इतनी हाईलाइट नहीं की जाती, वो मैं बताना चाहूंगी, उन लोगों की बाकी आदतें भी अच्छी होती हैं, वो सोते से भी टाइम पर हैं, वो वर्जिश भी करते हैं, वो खाते भी नीट है, और वो अपना स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखते हैं।
अच्छा सर, ये बताइए कि बाद लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीने के बाद कहते हैं मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या। उनका क्या किया जाए? अच्छा, उसके रीजन ये है कि कैफीन इसका पीएच आपके पास एसिडिक होता है, और अगर आप गर्ड के पेशेंट हैं तो गर्ड के पेशेंट्स को हम कॉफी वैसे भी रिकमेंड नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उनका गर्ड जो है वो सूद आउट ना हो जाए। मैं उनको एक जूस रेसिपी बताती हूँ जिसने बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे सूद किया। 10 ounce ऑफ एलोवेरा जूस, 15 ounce ऑफ कोकोनट वाटर, 1 tablespoon ऑफ बेसिल सीड्स, 3 to 4 सेलरी स्टॉक्स, जो सेलरी वेजिटेबल होता है उसकी डंडियां, ठीक है। 1 टेबलस्पून एक सप्लीमेंट आता है एल ग्लूटामीन पाउडर, आपको काफी सारी जगहों से ऑनलाइन मिल जाएगा, स्टोर्स पे नहीं मिलता। इसको ब्लेंड करें, जब आप इसको ब्लेंड करेंगे इसके बहुत सारे बबल्स बनेंगे, ठीक है। इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, पूरा दिन सिप 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 में इसको पीना है। और आप लोग जिनको कॉफी लेके एसिडिटी होती है उन्होंने रात को सोने से पहले भी यही पीना है, रात को आंख खुले भी यही पीना है, और कॉफी आप लोगों ने 4 बजे के बाद नहीं पीनी है, आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप जरा एक दफा फिर दोहरा दें कि जिन लोगों ने ऑफ कोर्स हाँ क्या क्या है? एलोवेरा जूस, 10 हाँ। ounce of एलोवेरा जूस, एलोवेरा 15 जूस, 15 ounce of coconut water. कोकोनट One- वाटर हो गया, This is a $1 million recipe. 1 ठीक है। tablespoon of basil seeds, 3 to 4 celery stalks, ठीक है। डंडियां उसकी, और 1 tablespoon L-glutamine powder. हाँ, और अगर हाजमा थोड़ा सा अच्छा करना है तो एक ग्रीन एप्पल भी डाल लें, इट हैज गुड पेक्टिन। तो अच्छा। इसको आप ब्लेंड करें और ब्लेंड करें और इसके बबल्स बनेंगे, इसको पूरा दिन, इवन कि एवरीवन कैन टेक इट, सब इसको लें। तो ये एक्चुअली ये जो बेसल सीड डाला है, एलोवेरा और कोकोनट डाला है, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर कॉफी की जो एसिडिटी है उसको नलिफाई करने की कोशिश की है। ये चीजें थोड़ा सा पीएच जो है उसको अल्कलाइन करने की कोशिश करेंगी, तो इट विल स्टार्ट सूदिंग एसिडिटी। और कॉफी पी के रउसा नॉर्मली उन्हीं लोगों को एसिडिटी होती है जिनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा होता है एसिडिटी का। A normal person should not feel this feeling of acidity और ये feeling of के खाना ऊपर आ रहे थे, तेजाबियत हो रही है after taking coffee. A normal person should be able to combat that. ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं भी जिनमें शामिल हूँ, मुझे कॉफ़ी पसंद बहुत है, बाकी खानों से एसिडिटी नहीं होती लेकिन सिर्फ कॉफ़ी से होती है। अच्छा, Because coffee is slightly more acidic ना, you must be taking it, आप ब्लैक कॉफी ले रहे होंगे, आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे होंगे, हो सकता है कि आप खाली पेट ले रहे हो। ट्राई अच्छा। अवॉइडिंग, आपने इसको खाली पेट तो लेना ही नहीं होता है ना। कोशिश करें कि आप जब दिन का अपना स्टार्ट करें उससे पहले आप नींबू, अच्छा रब साहब, यू कैन डू नींबू पानी बिफोर टेकिंग कॉफी। नींबू इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन दिस प्लेनेट। लोग समझते हैं इट्स एसिडिक, नो इट्स नॉट। जब ये बॉडी के अंदर जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट बिकम्स अल्कलाइन। सुबह सुबह अपनी बॉडी के पीएच को अल्कलाइन कर ले एंड देन आफ्टर सम टाइम पासेस यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी। अच्छा जबरदस्त। सर, ये ये तो- बताएं कि जनरेशन में बड़ा ये होता है, घर के लोग ना चाय के यूज टू होते हैं, खासतौर पर घर के बड़े जो होते हैं ना। अब हम तो वो जनरेशन है कि हम कॉफ़ी के यूज टू करना भी चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि हमें उसकी प्रोडक्टिविटी पता है, लेकिन घर के बड़े हमेशा कहते हैं नहीं कॉफ़ी गर्म होती है, ये ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बहुत गर्म होती है, और चाय कंपैरेटिवली, मतलब ये क्या मिथ है, हाउ वी कैन डिनाई दैट? अच्छा, वो पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे घरों में मोस्टली जो चाय पी जाती है वो दूध पत्ती पी जाती है ना। तो ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि आपके पास जब दूध डालेंगे तो उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाएगी। उससे मैंने लोगों को देखा है वो 4-4, 5-5 ड्राई मिल्क के स्पून कॉफी में डाल देते हैं कि हाँ फिर मुझे जलन नहीं होगी, हालांकि वो कॉफी को बर्बाद कर रहे होते हैं। लोग करते हैं ना ऐसे, हालांकि वो कॉफी को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो सच थिंग कि आप दूध वाली चाय पियेंगे तो उसकी ये तासीर होगी और ये वाली कॉफी पियेंगे तो ये तासीर होगी। कॉफी इन इट्स प्योर रोस्टेड ऑर्गेनिक फॉर्म। और हाँ जी, जब कॉफी लें तो ऑर्गेनिक लें, इनऑर्गेनिक कॉफी आपने नहीं लेनी। इनऑर्गेनिक कॉफी में आपके पास मौजूद होते हैं जीएमओ, ग्लाइफॉस्फेट, जो कि आपका गट डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो सारे फायदे हैं ये ऑर्गेनिक रोस्टेड कॉफी के हैं। अगर आप इसको नॉर्मल अमाउंट में लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि ये आपकी तबीयत खराब करे। एंड देन अगेन, आपने अपनी बॉडी को इस पर डिपेंड नहीं कराना है, आपने इसको अपने रिचार्ज के लिए यूज करना है, अपने स्टार्ट के लिए यूज नहीं करना है दिन के। ये जो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कॉफ़ी जब आप बात कर रही हैं तो इंस्टेंट कॉफ़ी उसकी जुमरे में नहीं आती? आई डोंट थिंक सो, आई हैव नेवर ट्राइड दैट। मैं तो बिल्कुल भी वो ट्राई नहीं करती, और मोस्टली उसमें बहुत ज्यादा शुगर भी छुपी होती है। अच्छा। तो अगर आपके पास शुगर छुपी होती है तो वो फिर तो उसके जुमरे में नहीं आती। और ये जो इतनी सारी आपके पास कमर्शियल कॉफी सेशंस मिलते हैं, पैकेट्स मिलते हैं आपके पास, जो कि बहुत ही डिलिशियस टेस्ट करते हैं, यानी वो कॉफी का कड़वा टेस्ट उनमें नहीं होता, तो उसमें शुगर होती है। दे आर जस्ट गुड टू योर टेस्ट बड्स, नॉट गुड टू योर हेल्थ। ऑल राइट सहर, थैंक यू वेरी मच सहर, बहुत थैंक यू। हाँ सर, जी, होता यही है, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी हो या कोई भी हो, हम इतनी सारी पी लेते हैं, फिर हमें लगता है इसके फायदे क्यों नहीं हो रहे, इसका इस तरह से हमें प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं समझ आ रही। क्यों? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक होती है। और अब जैसे सहर ने बताया कि इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं नहीं। बल्कि रोस्टेड
ऑर्गेनिक कॉफ़ी Organic। इस्तेमाल करें। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन और हैं, अगर आप उसकी फ़ायदा चाहते बड़ी शानदार वो मशीन बन जाती है, मिल जाती है जो कॉफ़ी बनाने वाली है। ज़रा थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन यह है कि एक दफ़ा ऑर्गेनिक। का खर्चा होगा, उसके बाद फिर आपको फ़ायदा ही है। हाँ, तो फिर आपको कॉफ़ी फ़ायदा पिए है। लेकिन ऑर्गेनिक। तो आप ज़रा कॉफ़ी पिए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, मुजीब आलम साहब के बारे में आपने ये रिपोर्ट देखी। मुजीब आलम 2 जून को इस दुनिया से रुखसत हुए। अभी उनकी जवानी का एक तरह से वक्त था, बहुत कम उम्र के थे और दिल का दौरा उनको पड़ा और वो इस जहान से रुखसत हो गए। हमारे साथ इस वक्त उनकी बेटी मौजूद हैं, हिना। उनसे चल के बात करते हैं, कुछ उनकी यादें। हिना, साथ में एक पैराग्लाइडर भी हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने वालिद की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने लिए एक अलग मकाम बनाया। तो हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो आपके वालिद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज उनकी बरसी है, तो आप ज़रा थोड़ी सी कुछ यादें, अगर आप तो बहुत छोटी होंगी मेरे ख्याल में उस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ होगा, तो कुछ आपको याद है फिर भी? जी बिल्कुल। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी यादें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वैसे तो हर वालिद जो है वो अपनी बेटी के हीरो होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने वालिद साहब की बात करूं तो क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूं, मेरा और कोई बहन भाई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा लाड से, बहुत ज़्यादा प्यार से पाला है और हर चीज़ की इजाज़त दी उन्होंने, किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में एक बेटी को पालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके जो वालिदैन हैं वो उसे कॉन्फिडेंस दें। तो मुझे बचपन से ही अब्बू ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। हर जगह मुझे वो अपने साथ लेकर जाते थे, वो बैंक हो, वो उनका अपना कोई फंक्शन हो, या किसी और काम से उन्हें साथ जाना हो, वो हर रास्ते मुझे याद करवाया करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दी थी। अच्छा। तो इस तरह से मुझे मतलब जितना वो 15 साल का अरसा मुझे याद है उसमें यही है कि एक उन्होंने मुझे हर चीज़ का कॉन्फिडेंस दिया, कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी वो भरपूर तरीके से जीते थे, हर अच्छा। चीज़ को बहुत इंजॉय करते थे, हर चीज़ के लिए बहुत मज़ा करवाते थे, अच्छा हिना, कभी देखिए किसी चीज़ इसीलिए के आप लिए भी ना नहीं माशाल्लाह करते थे। उतनी ही जिंदा दिल हैं। जैसे आपने कहा कि वो हर चीज़ की इजाज़त आपको देते थे, लेकिन चूंकि आप उनकी वाहिद औलाद है, इकलौती औलाद है, तो आगे आपने ये नहीं सोचा कि वाई नॉट सिंगिंग, लाइक वो आपको जो आप करना चाहती थी उसमें हमेशा आपको सपोर्ट करते थे, आपने वही किया जो आप करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आपने कभी सोचा है कि इस बारे में, या वो भी यही चाहते थे कि जो आप करना चाहती हैं वही करें? असल में जिस टाइम पे अब्बू का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तो आई वाज इन मैट्रिक, तो इसलिए इतना कोई करियर पाथ के हवाले से सोचा नहीं था। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये रियलाइजेशन थी कि मेरी आवाज़ इतनी बेहतर नहीं है कि मैं गायकी की तरफ आ सकूं। मौसीकी से उस तरह से मेरा लगाव नहीं है जैसे मेरे वालिद साहब का था, क्योंकि अगर मेरे वालिद साहब ने जब मौसीकी के लिए कोशिश करना शुरू की थी, बचपन से ही उनकी आवाज़ अच्छी थी और वो गाना गाना चाहते थे, तो मेरे दादा की तरफ से उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था शुरू में। मेरे दादा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो मौसीकी की तरफ जाएं, उनका मतलब ये था कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अब्बू को घर छोड़ना पड़ा था, घर से भाग के उन्होंने लाहौर आए थे, रेडियो पाकिस्तान में कोशिश की थी और फिर उनको पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान में चांस मिला और फिर आगे जाके 1964 में उनको पहली दफ़ा फिल्म के गाने का चांस मिला था। तो ही वॉज अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन, जिनको अपना करियर शुरू करने तक अपने वालिद की सपोर्ट हासिल नहीं थी, लेकिन जब बाद में ज़ाहिर है वो मशहूर हो गए और फिर उन्होंने अपने वालिद साहब को यानी मेरे दादा को मना भी लिया था। लेकिन वो जो उनका लगाव था, उनका शौक था इस लेवल का कि जिसके लिए वो उन्होंने अपना घर भी छोड़ा और दर दर की खाक छानी और उसके बाद अपना नाम बनाया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मौसीकी का कम से कम उतना शौक नहीं है, और मुझे लगता है कि आप जो भी करियर पाथ चुनते हैं आपको उसके साथ 100% जो ना पैशनेट होने की जरूरत है, तभी आपको वो चुनना चाहिए। अच्छा है ना, आज के दिन के हवाले से मतलब आप याद तो करती होंगी उनके गाए हुए गाने, बेशुमार गाने हैं और बड़े पॉपुलर हुए अपने वक्त में, तो वो गाने जो हैं वो बामे अरूज पे थे। तो आपको आपका फेवरेट कौन सा है वैसा? मेरा फेवरेट गाना जो है वो वैसे इतना फेमस नहीं है, वो है ए जाने आरजू तुझे कैसे भुलाएं हम, हाँ जी। आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम। सर को याद अच्छा, होगा। और घर ये में फिल्म जाने आरजू का गाना है। जाने आरज़ू का गाना है। वैसे आप घर में सुनती रहती हैं अक्सर याद करने के लिए वालिद को उनके गाने? हाँ जी,
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल हम उनके गाने घर पे सुनते रहते हैं और ना सिर्फ़ उनके गाने सुनते रहते हैं, घर पे उनकी बहुत सारी तस्वीरें भी, क्योंकि मेरे वालिद को फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक था। अच्छा। हर मौके की अपनी या घर वालों की, मेरी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहुत तस्वीरें उन्होंने लेके रखी हैं, तो हमारे घर में उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें आवेज़ हैं जो हमें, और जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदा रह जाते हैं पीछे, वो उनको कभी भूल नहीं सकते। अच्छा हिना, कैसा लगता है, ये सिर्फ एक एजाज़ की बात है माशाल्लाह कि आप मुजीब आलम साहब की बेटी हैं, और जब आप लोगों से मिलती हैं, लोग आपको ये तारुफ देते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे वाक़ई बहुत फ़ख्र महसूस होता है, और जो सच्ची बात है वो ये कि जब मैंने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कदम रखा था यूनिवर्सिटी के बाद, तो मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को बताऊँगी शायद कोई जानता होगा, शायद कोई ना भी जानता हो। लेकिन बहुत जगह पे मुझे बहुत सरप्राइज़िंगली हैप्पी फीलिंग आई, जब बहुत सारी जगहों पे जब किसी को पता चलता था, तो मुझे वो बहुत इज़्ज़त देते थे, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते थे। और एक और बात ये कि जब मेरे वालिद, जैसे मुक़्तदिर हलके होते हैं या मीडिया के जो आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे तो चलें आपको उम्मीद होती है कि लोग जानते होंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मेरे वालिद की मुझे लगती है कि वो एक इंसान दोस्त आदमी थे। दोस्तों के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, और उनकी दोस्ती हर किसी से थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद हम जिस इलाके में रहते थे, उसका हर दुकान वाला भी उनकी ताज़ियत के लिए आया था, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो जनरल स्टोर वाले हों, मतलब हर शख्स जो है वो उनके जनाजे में भी आया था, और उसके बाद अलग से हमसे ताज़ियत करने भी आया था, और सबका ये कहना था कि मुजीब साहब हमें कहते थे कि आप मेरे दोस्त हैं। गुलकार तो बहुत बेहतरीन और अच्छे थे, हाँ। इंसान उससे भी ज़्यादा अच्छे थे और बेहतरीन थे। कुछ मज़ीद हमने गाने बड़े ज़बरदस्त से निकाले हैं उनके सर, आम आवाम और पब्लिक को सुनाने के लिए। वो एक दो गाने हैं, वो सुनते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जी गाने सुने ज़रा। क्या मौसीकी है सर, क्या लिरिक्स है बंदा। इतने माशाल्लाह सुरीले आदमी, मतलब आपको ये तो एहसास होता होगा अपने वक्त में जब वो बहुत कंपटीशन था ज़्यादा। मेहदी हसन थे, उनके साथ अहमद रुश्दी थे, उसके दरमियान में अपनी जगह बनानी बहुत बड़ा काम था इनका। जी है ना। जो उस दौर के जब आप रिव्यूज पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही लिखा होता है कि उस दौर में अपनी जगह बनाना, जहां अहमद रुश्दी साहब थे और मेहदी हसन साहब थे, तो उसमें जो है वो गाना गाना और मशहूर होना एक बहुत मुश्किल वक्त था। तो डेफिनेटली उनको अल्लाह मियाँ ने इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा था, इतनी सुरीली आवाज़ से नवाजा था। उनका एक इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान का काफ़ी पुराना इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इतनी सुरीली आवाज़ होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि मेरा दिमाग जितने काम करना चाहता है, मेरा गला उतने इजाज़त नहीं देता। अच्छा। अभी भी उनको लगता था कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो गाने गाए, उससे वो और भी कहीं बेहतर काम कर सकते थे। ठीक है ना, ये बताइए ज़रा, आपकी तरफ आते हुए आपने अपने लिए बिल्कुल एक दूसरा शोबा पसंद किया, आप पैराग्लाइडिंग की तरफ चली गई, तो ये कैसे हो गया मतलब आपको? मैं एक्चुअली पैराट्रूपिंग की मैंने, पैराट्रूपिंग, और वो इसलिए क्योंकि आई जॉइन पाकिस्तान नेवी एज एन ऑफिसर। तो इस वजह से उसमें फिर प्रोफेशनल करियर को बेहतर बनाने के जो भी मौके मुझे मिले, वो मैंने पूरी तरह से उनको अवेल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैराट्रूपिंग भी की। अच्छा, तो आपको क्या पैगाम मतलब आपका होगा ख़वातीन के लिए जो आपकी तरह आती हैं, जिनके वालिद का साया सर पे नहीं रहता या जिनके हालात मुश्किल होते हैं, कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान कैसा मुल्क है, या उनको अपने लिए राह कोई भी हो वो मुश्किल नहीं समझनी चाहिए, दुश्वार नहीं समझनी चाहिए, अगर वो ज़रा सी मेहनत करें तो मौके उनके आगे आएंगे, कदम चूमेंगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मुश्किल हालात तो सब पर ही आते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अपना तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए। आप अगर तालीम हासिल करें, मुकम्मल जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसकी तालीम हासिल करें और मेहनत से काम करें, तो डेफिनेटली अल्लाह मियाँ आपको ऐसे मौके ज़रूर फराहम करता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें ये बताएगा कि उनकी लेगेसी को तो आगे बढ़ाने के लिए अब आपके अलावा कोई इस तरह से मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट भी बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग उनके नाम से सिखाते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से देखती हैं और उन्हें किस तरह से सराहती हैं?
मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। इंशाल्लाह मैं खुद भी चाहती हूँ कि जब मुझे अपने प्रोफेशनल करियर से थोड़ी सी फुर्सत मिले तो मैं भी प्रोफेशनली गाना सीखूं, चाहे उसको एज अ प्रोफेशन नहीं, लेकिन जस्ट टू नो कि सिंगिंग होती क्या है, सुर के उतार चढ़ाव क्या होते हैं। तो ये जानने के लिए मैं खुद भी ये सीखना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग भी एकेडमीज चलाते हैं और उनके गानों से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, वो डेफिनेटली इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए हम अपने मुल्क का एक बहुत पॉजिटिव इमेज दुनिया में पैदा कर सकते हैं, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा, वैसे कभी कोशिश की है गाने की? आपको लगता है कि मतलब आपने कहा मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं उतना अच्छा नहीं गा सकती, लेकिन आपने कहा प्रैक्टिस जी, रियाज हो तो फिर बंदा कर ही लेता है, तो कभी आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट? नहीं, कभी मैं सीखूंगी तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू इट, लेकिन वैसे मुझे नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और ना मुझे लगता है कि आई कैन डू इट। अच्छा चले जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बड़ी मेहरबानी दोबारा बहुत से। शुक्रिया सर, मुजीब आलम साहब को हमने याद किया, आज उनकी यादें ताज़ा की। मुजीब आलम हमारी इंडस्ट्री का एक दरख्शंदा सितारा थे, बहुत ही सुरीले गीत उन्होंने गाए, जल्दी उनको जाना पड़ा इस दुनिया से। हम चलते हैं अब एक ब्रेक की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल आप सबसे ये कि आप के घर लाइट आ रही है? सर सुबह जब मैं घर से निकली, एक तो लाइट नहीं आना, तो एक कोई जवाब देने वाला नहीं है, नहीं तो आधा मुल्क कम से कम ये कह रहा होगा हमारे घर में लाइट नहीं और हाथ खड़े कर रहे होंगे। सर चलिए, वो एक शहर तो चावला से जब हम बात कर रहे थे कॉफी के हवाले से, उनके घर में भी लाइट नहीं थी, और यूपीएस की लाइट के जरिए वो हमसे बात एक कर तो रही ये थी। मसला है कि चलिए लाइट नहीं आती, दूसरा मसला मुझे आजकल घर में ही बहुत ज़्यादा सर वोल्टेज बड़े कम आते हैं, है ये भी बहुत बड़ा मसला है। चीज़ें बहुत से शहरों में जब हम जाएंगे, हम जाके उनसे बात करेंगे, वो दोनों बातें करेंगे। एक तो ये कि लाइट आ नहीं रही, और दूसरा जब आती भी है तो वोल्टेज पूरा नहीं और होता। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाती हैं। लेकिन सर ये हमारे यहाँ तो चले, हम कहते हैं, हम इसका गिला भी कर लेते हैं कि वोल्टेज कम है, हम इसका गिला भी कर लेते हैं कि 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे लाइट नहीं आती। लेकिन सर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लाइट 12-12, 14-14, 18-18 घंटे नहीं आ रही। वो बहुत बलोचिस्तान के इलाके हैं, इंटीरियर के छोटे देहातों के जो इलाके हैं, वहाँ पे वाकई सूरत हाल ये है। लाहौर शहर में इवन हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट जाती है। ये तो स्केड्यूल है, शेड्यूल है जिसको आप कह लें दूसरी तरह से, लेकिन ये है कि इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी जब उनका दिल करता है बंद कर देते हैं। मर्जी के मालिक है सर, अपनी हाँ, अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन खैर हम अब हमारे मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट है सर जो कि भी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और लेस्को जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ पर इस तरह बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं। पहले हम गुजरावाला चलते हैं, गुजरावाला से हमारे साथ बिलाल शफीक मौजूद है, वहाँ पर उनसे जानते हैं। बिलाल बताएगा कितना दौरानिया यहाँ पर लोड शेडिंग का? हाँ जी बिल्कुल, देखें गुजरावाला शहर में भी जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका। शहरी इलाकों में रोज़ाना जो है 6 से 8 घंटे, जबकि जो दही इलाके हैं यहाँ से 10 से 12 घंटे जो है लोड शेडिंग जो है मुसलसल की है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ताल्लुक भी गुजरावाला से है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी जो है लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रोका। वैसे भी जो गुजरावाला शहर है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हब के तौर पर जाना जाता है। लोड शेडिंग की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हब भी खतरे में है। इंडस्ट्री मालकान का कहना है कि अगर इसी तरह ही लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब गुजरावाला में बेशुमार मजदूर तबका जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। दुकानदार भी जो है लोड शेडिंग से काफी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि वैसे भी दुकानों के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और इस लोड शेडिंग की वजह से अखराजात निकालने भी मुश्किल हो गए हैं। इस वक्त हम गुजरावाला मेन सेटलर टाउन मार्केट में मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर खान वजीर तवानाई का ये हल्का है, उससे कुछ दुकानदारों से जानते हैं। 6 से 8 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। ये वजीर तवानाई का खुर्रम दस्तगीर का शहर है, लेकिन हम अपीलें कर के थक गए हैं। उन्होंने कहा था जी 1 मई से जो है लोड शेडिंग 2 मई से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 1 जून हो गई, अभी तक लोड शेडिंग नहीं ख़त्म हुई। जी, जैसा कि हमने देखा है कि दुकानदार जो हैं वो भी परेशान है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 1 मई से कौम से वादा किया था कि जी लोड शेडिंग जो है इसका सिलसिला जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ताहाल जो है लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से दुकानदारों को अपना रोज़गार कमाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ठीक है बिलाल, अपडेट किया आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, गुजरावाला का हमने देखा यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मैं चूँकि मेरे वालिदैन का ताल्लुक भी गुजरावाला से था और मेरा जाना होता रहता है, तो हमें मालूम है कि गलियों में छोटे छोटे लोगों ने यूनिट लगाए में जिनका दारो मदार कारोबार का उसके ऊपर होता है कि बिजली आ रही हो, और बेपनाह मजदूर जो हैं उस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उस इंडस्ट्री से अगर इस तरह की सूरत हाल होगी, ज़ाहिर है उनको बंद करना पड़ेगा। स्मॉल इंडस्ट्री मुतासर होगी और बेपनाह मजदूर जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर से अपीलें कर रहे हैं लोग आज के दिन में कि आपने 1 जून का वादा किया था, अब 2 जून हो गई, अभी तक इंडस्ट्री
उस तरह से उसको तवानाई पूरी नहीं मिल रही, बिजली पूरी नहीं मिल रही। हम यहाँ से चलते हैं, नवाबशाह का शहर का रुख करते हैं। नवाबशाह में ज़ियाउर रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वो भी वैसे बता ही रहे थे जब हमारी उनसे बात हो रही थी पहले तो, कि वहाँ पे भी 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती रहती है। तो ज़ियाउर रहमान, आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में जो लोड शेडिंग का मसला है वो मज़ीद जो है कि गंभीर होता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ कारोबारी अफराद बल्कि घरेलू जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो भी इससे शदीद मुतासिर दिखाई देते हैं। बारहा हुकूमत की जानिब से दावे किए गए हैं लोड शेडिंग कम करने के, ख़त्म करने के, लेकिन असर उसका अब तक दिखाई नहीं देता। कारोबारी मराकज़ में जो वेल्डर हैं और इसी तरह से दीगर जो कारपेंटर वगैरह है, वो उनका जो काम इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह होता दिखाई दे रहा है लोड शेडिंग की वजह से। साथ ही स्कूलों में जो इम्तहानात और पेपर जो चल रहे थे उस दौरान भी लोड शेडिंग के बायस बच्चों को शदीद परेशानी का सामना रहा है। और यहाँ भी ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बारहा हुकूमत ने वादे किए हैं, ऐलानात किए हैं कि लोड शेडिंग में कमी होगी, लेकिन इस वक्त तो रात गए भी कई घंटे लोड शेडिंग की जाती है। इस वक्त शहर में 14 से 16 घंटे की जो है कि एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिससे शहरी के ज़हनी मरीज़ बनते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से सरकार से मुतालबा है कि फौरी तौर पर शहर में जालिमाना लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। ठीक है ज़ियाउर रहमान, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। सर, तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ कॉमन है हर जगह के, एक तो दौरानिया ज़्यादा है, ऊपर से सर लोग याद भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि कंपैरेटिवली लोड शेडिंग कम होती थी। हाँ, मतलब ये है कि हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया आज अपने प्रोग्राम में इमरान खान को उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि लोड शेडिंग कम थी। ये लोड शेडिंग कम की थी, ज़ाहिर है नवाज शरीफ जिस वक्त आए थे 2013 में लोड शेडिंग बहुत होती थी, उन्होंने ये कहा कि मैं लोड शेडिंग को ज़ीरो कर दूंगा। उन्होंने 5 साल में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है उसमें वाकई वो वादा पूरा किया। बेपनाह यूनिट लगे पैदावारी, जिन्होंने बिजली पैदा की और उस बुनियाद के ऊपर ये हुआ। अब कुछ थोड़ा सा पिछले दौर का भी मतलब शाखसाना है ये, और उसकी वजह यह है कि जो फ्यूल वक्त पे लिया जाना चाहिए था, जो प्राइसेस जो थी जिसको जिस तरह से मुंजमद किया गया और वो सारा बोझ अगली हुकूमत के ऊपर डाल दिया गया, उसकी वजह से ख़राबी पैदा हुई है। शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जो ईंधन से चलने वाले यूनिट हैं, हमने पहले भी प्रोग्राम में 1-2 दफ़ा बात की थी कि वो बंद पड़े हैं। तो हम चलते हैं सर सवात की तरफ। एक तो ऐसे इलाके हैं कि जैसे लाहौर तो बहुत गर्म है, गुजरांवाला से हमने और नवाबशाह से, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जो ऑलरेडी ठंडे हैं, रात को काफ़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन दिन में सर कंपैरेटिवली सवात जैसे इलाकों में भी गर्मी होती है। सर वहाँ का रुख करते हैं, हमारे साथ समद अंजुम मौजूद है और वो हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मौसम ठंडा है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में बिजली आएगी नहीं। समद बताएगा वहाँ पर दौरानिया कितना है लोड शेडिंग का? जी बिल्कुल, सवात के मरकज़ी शहर मिंगौरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सूरज की सख्त गर्मी के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हर 1-2 घंटे के बाद बिजली गायब हो जाती है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी इंतहाई परेशान है। इस हवाले से मज़ीद शहरियों का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। आजकल स्वाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की रोकथाम करे। लोड शेडिंग होने की वजह से मच्छरों ने हमारा जीना दो बार कर रख दिया है और बच्चों को भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग रही है। किया, लोग काफ़ी रिएक्शन दे रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही और मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो आज के प्रोग्राम से हमने लोगों को अपडेट कर दिया है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।